आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कई स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। जो इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें जो कई चित्र वगैरह व बर्तन वगैरह, सिक्के वगैरह, इन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इनके जरिए ही हम पता लगा सकते हैं प्राचीन भारत के बारे में। इन स्रोतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: एक पुरातात्विक, एक साहित्यिक, एक विदेशी विवरण। पुरातात्विक में आपके जो पत्थरों पर नक्काशी वगैरह ये आ जाती हैं, और साहित्यिक में आपके जो वेद ग्रंथ वगैरह हैं वो आ जाते हैं, और विदेशी विवरण में जो विदेशियों के द्वारा व्यापार किया गया और जो ग्रंथ वगैरह अपने यहाँ छोड़े गए वो आ जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मृदभांड एवं मोहरें आती हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरातात्विक अथवा प्रालिपिक शास्त्र कहते हैं। प्राय अभिलेख स्तंभों, शिलाओं, गुफाओं, मूर्तियों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इन संदर्भ में अशोक के शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अशोक के शिलालेख से अशोक के जीवन के विचार, साम्राज्य विस्तार, धर्म संबंधी दृष्टिकोण इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब इसमें ये कहने का मतलब है कि अभिलेखों के अध्ययन को पुरातत्व शास्त्र अथवा प्रालिपि शास्त्र कहते हैं। मतलब जो अभिलेखों का अध्ययन होता है उसको पुराशास्त्र या पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। प्राय जो अभिलेख मिले थे हमें, वो स्तंभों पर, जैसे पत्थरों के स्तंभ जो मिले थे उन पर नक्काशी, शिलाओं और गुफाओं, मूर्तियों आदि पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे पत्थरों पर। इस संदर्भ में अशोक के शिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जो अशोक के शिलालेख हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अशोक ने सबसे ज़्यादा मूर्तियों व जो स्तंभ थे उसके स्तंभ भी मिले थे अशोक के। तो वो मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण है। अशोक के शिलालेखों से अशोक के जीवन, विचार, साम्राज्य विस्तार, धर्म संबंधी दृष्टिकोण इत्यादि के बारे में जानकारी होती है। अशोक के अतिरिक्त कलिंग राजा खोरवेल का हाथी गुफा। अशोक के अतिरिक्त कई राजा थे जिन्होंने मतलब अभिलेख अपने चित्रित कराए थे। एक राजा उनमें से कलिंग राजा खोरवेल खोरवेल का हाथी गुफा जिनका एक अभिलेख है। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। जो समुद्रगुप्त राजा थे उनका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। स्कंदगुप्त का भितरी स्तंभलेख तथा पुष्यमित्र शुंग का स्तंभलेख आदि भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये सब राजकीय या सरकारी अभिलेख हैं। इसी प्रकार गैर राजकीय अभिलेख भी होते थे। ये राजाओं के राजकीय मतलब उनकी जो मोहरें वगैरह जो अपने राज्य की वो बनाते थे, उस प्रकार के अभिलेख हैं ये। इसी प्रकार गैर राजकीय अभिलेख होते जिन्हें प्रमुख पुरातत्व के रूप में माना जाता था। वस्तुएं गैर राजकीय अभिलेख प्राय मंदिरों, दीवारों, मूर्तियों पर अंकित रहते थे। मतलब राजकीय गैर राजकीय में फर्क ये है कि राजाओं के द्वारा जो अभिलेख कराए जाते थे वो राजकीय या सरकारी अभिलेख कहलाते थे, और जो निम्न जनता के वगैरह, जनता और कोई यात्री वगैरह के द्वारा जो अभिलेख कहीं पर उत्कीर्ण कर दिए जाते थे वो अभिलेख गैर राजकीय अभिलेख में आते थे। जो गैर राजकीय अभिलेख जो मंदिर, दीवारों, मूर्तियों पर अंकित रहते थे।
अब देख लेते हैं सिक्के और मुद्राएं के बारे में जान लेते हैं। मुद्राएं भी महत्वपूर्ण पुरातत्व स्रोत हैं। सिक्के प्राय सोने, चांदी, तांबे, पीतल एवं कांसे आदि के पाए गए। सिक्के पहले क्या है, सोने, चांदी, तांबे, पीतल, कांसे आदि के भी पाए जाते थे। प्राचीन काल में सिक्कों का कोई लेख वर्ण नहीं, लेख वर्ण चिन्ह पाए गए हैं, वर्ण चिन्ह पाए गए हैं। जो प्राचीन काल में क्या है, सिक्कों का कोई लेख नहीं है, वर्ण चिन्ह पाए गए हैं बस केवल। मुद्राओं पर राजाओं के नाम, उनकी उपाधियां, उनके चित्र, तिथियों का उल्लेख होता था। जो मुद्राएं होती थी, सोने की जो मुद्राएं होती, सोने, चांदी, पीतल वगैरह की जो मुद्राएं होती थी, उन पर राजाओं की उपाधियों के बारे में, उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए थे, उनके चित्र, तिथियों का आदि का उल्लेख होता था। इस प्रकार मुद्राएं विभिन्न शासकों की वंशावली, शासन प्रबंध तथा राजनीतिक व धार्मिक विचारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इस प्रकार की जो मुद्राएं थी, शासकों की वंशावली को मतलब वंशावली को शो करती थी, एक तरीके से आपसे प्रकट करती थी। शासन प्रबंध, राजनीतिक व धार्मिक विचारों को उस समय के शासन प्रबंध व राजनीतिक धार्मिक विचारों को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कई शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु हमें सिक्कों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। जो कई शासकों थे, उनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी जो सिक्कों के द्वारा ही करनी पड़ती है, क्योंकि उस समय का और कोई उनका कोई लिखित वाला साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं रहता था, क्यों लिखित साक्ष्य तो नष्ट हो जाते थे किसी कारणवश, पर जो सिक्के थे वो नष्ट नहीं रहते थे, नष्ट नहीं होते थे। इस वजह से जो सिक्के बचे थे उनके द्वारा ही हम उन राजाओं के बारे में पता लगा सकते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में लगभग 3 शताब्दियों तक शासन करने वाले हिंदू यूनानी शासकों के बारे में सिक्कों भारत के जो उत्तर पश्चिमी भागों में लगभग 3 शताब्दियों का शासन करने वाले हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी हमें सिक्कों से ही प्राप्त होती है। जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है ना, मतलब ये आपका गुजरात, पंजाब, इस साइड का जो भाग है ना, 3 शताब्दियों तक शासन करवाने वाले हिंदू यूनानी शासकों जो है ना, उनके बारे में जानकारी हमें सिक्कों से ही प्राप्त होती थी। अब ये देखिए कनिष्क के सिक्के, मूर्तियाँ को भी प्रमुख पुरातत्व स्रोत माना जाता था। मूर्तियाँ सांस्कृतिक तथा कला संबंधी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। जो मूर्तियाँ हैं, जो उस टाइम की संस्कृति और कला को प्रकट करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती हैं। मूर्तियों से हमें विदेशियों के साथ हमारे संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। जो मूर्तियाँ होती हैं, उनसे हमारे जो विदेशी जो यात्रियों से थे या जो व्यापार करने के लिए आए थे, उनके बारे में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। खुदा कैसे इसमें ऐसे क्योंकि विदेशियों के यहाँ जैसे माना जाता है, विदेशियों के यहाँ से कुछ पत्थर ऐसे थे जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं थे, उनको विदेशियों से मंगाया गया। जैसे संगमरमर का पत्थर हमारे यहाँ नर्मदा के पास मिलता है, तो उसी प्रकार विदेशियों के पास भी कुछ अलग तरह के पत्थर थे। तो जो पत्थर यहाँ पर मिले हैं और जो कहीं जिनका मतलब उद्गम कहीं और दूसरी जगह है, तो इस तरह से हम विदेशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। जैसे कुषाण काल की मूर्ति में यूनानी प्रभाव अधिक दिखे गए, और जो उनकी चित्रकला थी, वो चित्रकला के जो उनके ही जो
जहाँ से वो उत्पन्न हुई थी वहाँ पर उनकी अधिक चित्रकलाएं उत्पन्न मिली थी, तो वहाँ उसका उद्गम माना गया। तो इस वजह से जैसे कुषाण कला की जो मूर्ति है, कुषाण कला की जो मूर्ति है, वो यूनानी से प्रभावित हुई थी, तो यूनानी प्रभाव उसमें अधिक दिखाई देता है। भरूच, सांची, अमरावती से प्राप्त मूर्ति कला में जनसाधारण का चित्रण दिखाई देता है। जो भरूच, सांची, अमरावती से प्राप्त मूर्ति कला है, उसमें जनसाधारण का जीवन चित्रण अधिक दिखाई देता है। चित्रकला चित्रकला किसी समाज व शासन की संस्कृति उन्नति को व्यक्त करती है। जो चित्रकला होती है वो किसी समाज व शासन की सांस्कृतिक उन्नति को व्यक्त करती थी उस टाइम है। भीमबेटका के गुफा चित्र तत्कालीन प्रागैतिहासिक कालीन महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, उसमें जो चित्र मिले हैं वो तत्कालीन उस टाइम के ऐतिहासिक कालीन महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अजंता चित्रकला में मातृ और शिशु तथा मरणासन में राजकुमारी के चित्रों में भावनात्मक रूप का चित्रांकन हुआ है। इसी प्रकार जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ना, उसमें अजंता में जो चित्रकला में मातृ और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी, जो मरी हुई राजकुमारी के चित्रों में भावनात्मक रूप का चिन्हांकन हुआ है। मृदभांड मृदभांड उस चीज को बोला जाता है जो मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं, उसको मृदभांड उस टाइम पर बोला जाता है। मृदभांड अर्थात मिट्टी से बने निर्मित बर्तन भी ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत थे। नवपाषाण काल से ही पीले रंग के मृदभांड, जो नवपाषाण काल का हमारा उस टाइम से ही मतलब मिट्टी के जो बर्तन बनाने की तकनीक हमारे जो पूर्वज जो सीख चुके थे। हड़प्पा कालीन के लाल मृदभांड, उत्तर वैदिक कालीन के चित्र धूसर मृदभांड, उत्तर काल के मृदभांड मौर्य काल की पहचान होती है। उत्तर काल की जो मृदभांड मौर्य काल की पहचान होती है। उसमें मृदभांड देश के अनेक भागों से प्राप्त हुए, जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को उद्घाटित करने। मृदभांड जो हमारे देश में बहुत जगह से प्राप्त हुए, जो भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को उद्घाटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हमें अपने देश की संस्कृति के बारे में पता चलता है कि जो मिट्टी के बर्तन थे, जो हमारे आज से नहीं मतलब नवपाषाण काल से ही मतलब मिट्टी के बर्तन हमारे यहाँ मिलते थे।